जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे उम्मीद है और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी और इस बार आप यूपी पुलिस में अपनी एक सीट निश्चित कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या पूछा गया इसमें? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? अगर बात की जाए बच्चों तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन फोर है लॉर्ड रिपन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन फोर है। क्या है? लॉर्ड रिपन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है यह 1878 में, कब? 1878 में ये किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ये भी एक गवर्नर जनरल थे बच्चों, और लॉर्ड लिटन थे जो 1876 से 1880 तक इनका टाइम पीरियड था। कितना था? 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन थे। अब बच्चों, जो प्रेस एक्ट था इसके तहत प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेस पर सेंसरशिप का मतलब यह होता है कि प्रेस का मतलब यह होता है कि जो आपके न्यूज़पेपर छपते हैं वो प्रेस के द्वारा ही छपते हैं। अब होता क्या था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से पहले किसी भी पत्राचार जो होता था उस पर मुद्रक का जो स्वामी होता था, ना तो उसका नाम होता था, ना वो उसके बारे में और कुछ डिटेल होती थी। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड लिटन ने यह सब अनिवार्य कर दिया कि आपको उस पर जानकारी अपने बारे में छापनी होगी कि यह किसका है और इसका उद्देश्य क्या है। क्लियर बच्चों? इसको लेकिन रद्द किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, महात्मा गांधी। क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? क्लियर बच्चों? क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट है नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सेकंड है द पायनियर, ऑप्शन थर्ड है द लीडर और ऑप्शन फोर है द इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था प्यारे बच्चों, वह ऑप्शन फोर है द इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? द इंडियन ओपिनियन था बच्चों। और यह 4 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में यह प्रकाशित किया गया था। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। 4 भाषा कौन कौन सी थी बच्चों? एक तो हिंदी थी। कौन सी थी? एक हिंदी थी, एक बच्चों अंग्रेजी थी। कौन सी? एक अंग्रेजी थी, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक बच्चों गुजराती थी। एक गुजराती थी और बच्चों एक आपकी तेलुगु थी। कौन सी थी? तेलुगु थी। यह 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 1872, ऑप्शन सेकंड है 1874, ऑप्शन थर्ड है 1876 और ऑप्शन फोर है 1870। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट बच्चों था क्या? इस एक्ट के तहत शादी की उम्र फिक्स कर दी गई थी। क्या की गई थी? शादी की उम्र फिक्स कर दी गई थी कि इससे कम पर शादी नहीं की जाएगी। शादी की उम्र जो फिक्स की गई थी वो बच्चों लड़कों के लिए 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष थी। जबकि बच्चों लड़कियों के लिए यदि बात की जाए बच्चों तो 14 वर्ष थी। कितनी थी? 14 वर्ष थी। और लड़कों के लिए कितनी थी बच्चों? लड़कों के लिए थी ये
कितनी थी? 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष थी। क्लियर है बच्चों? 18 वर्ष लड़कों के लिए थी और लड़कियों के लिए कितनी थी? 14 वर्ष नेट मैरिज एक्ट के तहत। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। कौन सा है? ऑप्शन 4 है। महादेव गोविंद जो रानाडे हैं बच्चों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, बल्कि यह प्रार्थना समाज से संबंधित थे। किससे? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जब बात की जाए बच्चों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में की थी। यदि आर्य समाज की बात की जाए तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये 1875 में की थी। और बच्चों स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये बच्चों 1887 में की थी। क्लियर है बच्चों? कब की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है आगरा में, ऑप्शन सेकंड है एटा में, ऑप्शन थर्ड है इटावा में और ऑप्शन 4 है बाराबंकी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन सेकंड एटा में। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बच्चों अमीर खुसरो के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे इनका जन्म की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 1253 में हुआ था। कहां हुआ था? 1253 में हुआ था। जिस जगह का नाम था वो बच्चों पटियाली थी। क्या थी? पटियाली थी। और यह कासगंज में पड़ती थी। कहां पर? कासगंज में। क्लियर है बच्चों? कासगंज जो है वह गंगा नदी के पास का है। और बच्चों आपको एक इंपोर्टेंट बात बता दूं, कासगंज एटा जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? यह एटा जिले में पड़ता है। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा अमीर खुसरो का जो एक बहुत फेमस नाम है, इसको बुलाया जाता है या हम उपनाम कह सकते हैं, इसका नाम है तूतिया ए हिंद। तूतिया ए हिंद बच्चों। क्लियर है? तूतिया ए हिंद, या इसको हम लोग कह देते हैं तोतिया ए हिंद। क्लियर है बच्चों? कुछ भी लिखा मिल सकता है, या तो आपको लिखा मिल जाएगा तोता ए हिंद, तोता ए हिंद लिखा मिल जाएगा, या तूतिया ए हिंद लिखा मिल जाता है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमीर खुसरो ने जैसे तबला इनका इसने आविष्कार किया था। उसके अलावा ये एक ख्याल गायन शैली है। क्या? ख्याल एक गायन शैली है, इसका भी यह जन्मदाता माना जाता है। बहुत सारे काम किए, लेकिन आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण बता दिए हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली कासगंज में हुआ था। इसे तोता ए हिंद कहते हैं। यह तबला इसका इसने आविष्कार किया था और ख्याल गायन शैली का ये आविष्कारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। नेक्स्ट है 2024 में किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी को जब आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उस समय एक राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है उत्तराखंड की झांकी को, ऑप्शन सेकंड है उत्तर प्रदेश की झांकी को, ऑप्शन थर्ड है बच्चों उड़ीसा की झांकी को, और ऑप्शन 4 है राजस्थान की झांकी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा की झांकी को क्या दिया गया था? इस वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है वो उड़ीसा की झांकी को दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 24 जनवरी को, ऑप्शन सेकंड है 26 जनवरी को, ऑप्शन थर्ड है 24 फरवरी को, और ऑप्शन 4 है 24 मार्च को।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 24 जनवरी को बच्चों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात यह है बच्चों कि जो उत्तर प्रदेश है इससे पहले यह किस नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया, उसके बाद यह उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं इसके पहले नाम क्या थे। 1837 में, किसमें, 1837 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। क्लियर है बच्चों। फिर सॉरी 1836 में था। कब था ये, 1836 में। 1836 में बच्चों उत्तर प्रदेश का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। फिर बच्चों 1877 में इसका नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत व अवध हो गया। क्या हो गया था, प्रांत व अवध हो गया था बच्चों। क्लियर है, क्या हो गया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत व अवध हो गया था। फिर बच्चों 1902 में, क्या, 1902 में इसका नाम आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत हो गया था। अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध संयुक्त प्रांत हो गया था। क्लियर है बच्चों, संयुक्त प्रांत हो गया था। क्लियर है। लेकिन 1937 में मेरे प्यारे बच्चों केवल संयुक्त प्रांत हो गया था। क्या हो गया था, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत हो गया था। और इसके बाद 24 जनवरी बच्चों 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया था। और इसी दिन को हम लोग फिर उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर बच्चों। यदि यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश या ई शासित राज्य कौन सा है। ई शासित कहने का मतलब यह है कि पूर्णतः वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। कहने का मतलब यह, जहां पर डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारे यहाँ फाइल होती हैं, आप जिस राज्य से बिलोंग करते होंगे वहां बहुत सारे काम फाइलों में होते हैं, बहुत सारे क्या, ज्यादातर फाइलों में होते हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य है अपने भारत का जो अब पूरी तरह या पूर्णतः ई शासित हो गया है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है बच्चों केरल, ऑप्शन थर्ड है बच्चों महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन सेकंड है, केरल ऐसा पहला राज्य है जो पूर्णतः ई शासित हो गया बच्चों। केरल की तो बहुत सारी खासियतें बच्चों, लेकिन यहां बस आपको इतना ध्यान देना कि केरल ऐसा पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर स्थापित किया गया। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो बच्चों उसकी जो 3 डायमेंशन की जो आकृति होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसके सामने आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है शिमला में, ऑप्शन सेकंड है लखनऊ में, ऑप्शन थर्ड है दिल्ली में और ऑप्शन 4 है बेंगलुरु में। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 3D प्रिंटेड डाकघर है वह बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहां पर, बेंगलुरु में स्थापित किया गया। और यह भारत का पहला ऐसा डाकघर है जो 3D प्रिंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तना नहीं है। बच्चों क्या नहीं पर ध्यान देना है। ऑप्शन फर्स्ट है आलू, ऑप्शन सेकंड है अदरक, ऑप्शन थर्ड है हल्दी और ऑप्शन 4 है भिंडी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है भिंडी रूपांतरित तना नहीं है, बल्कि आलू, अदरक और हल्दी तीनों ही रूपांतरित हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 14 नवंबर, ऑप्शन सेकंड है 11 नवंबर, ऑप्शन थर्ड है 22 मई और ऑप्शन 4 है 26 अप्रैल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 14 नवंबर की यदि बच्चों बात की जाए तो इस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। यदि 11 नवंबर की बात की जाए तो बच्चों यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। क्या, राष्ट्रीय
शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि अगर बच्चों बात की जाए तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 अप्रैल की बात की जाए बच्चों तो यह विश्व बौद्धिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? विश्व बौद्धिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, तमिल साहित्य का इलियट किसे कहते हैं? तमिल साहित्य का इलियट किसे कहते हैं बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है मणिमेखले, ऑप्शन सेकंड है बच्चों शिल्पाधिकारम, ऑप्शन थर्ड है कुरल, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है शिल्पाधिकारम। किसको? शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियट कहा जाता है बच्चों। और शिल्पाधिकारम के जो लेखक थे बच्चों, वो जो लेखक थे वो थे इलंगो आदिगल। कौन थे? इलंगो आदिगल इसके लेखक थे। क्लियर है बच्चों? इलंगो आदिगल इसके लेखक थे। और मेरे प्यारे बच्चों जो शिल्पाधिकारम में है इसमें एक राजा और एक रानी की इसमें एक कहानी बताई है। इसमें जैसे कोवलन एक राजा था, कोवलन एक राजा था और कन्नगी उसकी पत्नी थी, कन्नगी उसकी पत्नी थी। और इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा है। फिर इसकी जिंदगी में एक और दूसरी स्त्री आ जाती है और फिर इस पर आरोप लगाया जाता है, वो कहानी अलग है। लेकिन बच्चों तमिल साहित्य का इलियट किसे कहते हैं? शिल्पाधिकारम को कहते हैं। और इसके लेखक कौन है? इलंगो आदिगल हैं। क्लियर बच्चों? और ये संगम वंश से संबंधित है। किससे? संगम वंश से संबंधित है, संगम वंश से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आपके सामने 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 6 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 3 वर्ष, और ऑप्शन 4 है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 6 वर्ष। क्या है? 6 वर्ष। मेरे बच्चों विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। क्लियर है? उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो अनुच्छेद अगर बात की जाए बच्चे तो अनुच्छेद 169 जो है वो विधान परिषद के सृजन से संबंधित है। किससे? विधान परिषद के सृजन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? विधान परिषद के सृजन से संबंधित है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इस समय हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने बच्चों? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। लेकिन इनमें से 28 राज्यों में से केवल और केवल बच्चों 6 राज्य ऐसे हैं जिन पर विधान परिषद है। क्या है? 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। और बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताएंगे। इनका जितने भी ये 6 राज्य हैं इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताओगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। अब बात बच्चों मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन होता है। तो विधान परिषद का जो सृजन होता है बच्चों वो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। जबकि बच्चों अनुच्छेद 171 जो है वो विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। किससे? विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 6 वर्ष। विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सेकंड है राज्यपाल, ऑप्शन थर्ड है राष्ट्रपति, और ऑप्शन 4 है उपराष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर बच्चों? कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मेरे प्यारे बच्चों यह बात की जाए तो राज्यपाल जैसे देश में राष्ट्रपति जो भी भूमिका निभाता है राज्य लेवल पर राज्यपाल उस प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची
अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सेकंड है 6वीं अनुसूची, ऑप्शन थर्ड है 4थी अनुसूची और ऑप्शन 4 है 8वीं अनुसूची। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। कितने बच्चों? इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं और दो आंसर की बात की जाए बच्चों तो 5वीं भी और 6वीं भी दोनों अनुसूचियां हैं अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। इसमें खासियत क्या है बच्चों? जो 6वीं अनुसूची है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा व मिजोरम इन 4 राज्यों की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित। क्लियर बच्चों? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम इन 4 राज्यों की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। क्लियर बच्चों? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। जबकि यदि बच्चों बात की जाए तो ये कितने राज्यों से? अनुसूचित जनजाति के 4 राज्यों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्लियर बच्चों? क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जबकि 5वीं अनुसूची बच्चों इनके अलावा जो बचते हैं, इनके अलावा जो राज्य हैं उनकी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? यदि बात की जाए 8वीं अनुसूची तो ये भाषा से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। जबकि 4थी अनुसूची की बात की जाए बच्चों तो ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित। किससे? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। क्लियर बच्चों? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर है 16। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्लियर है बच्चों? क्या पूछा गया है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं इनको, राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड है प्रधानमंत्री और ऑप्शन 4 है उपराष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो मैं आपको बता दूं निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग के बारे में बच्चों अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में ही बताया गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यह पहले जो निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था इससे पहले यह एक सदस्यीय संस्था थी। कितनी थी? एक सदस्यीय संस्था थी, एक सदस्यीय संस्था थी बच्चों। लेकिन वर्तमान में यह 3 सदस्यीय है। कितनी है? वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। इन 3 सदस्यों में से बच्चों एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है बच्चों। जबकि 2 अन्य आयुक्त होते हैं। कितने होते हैं? 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो बच्चों जो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे बच्चों वो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। कौन से थे ये? प्रथम थे। और बच्चों यदि बात की जाए वर्तमान में तो वर्तमान में बच्चों राजीव कुमार हैं। कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और इनका यदि क्रम बात की जाए बच्चों तो इनका क्रम 25 है। कौन सा? 25 है। क्लियर है बच्चों? यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन सेकंड है विलियम हार्वे, ऑप्शन थर्ड है बच्चों ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन 4 है इवानोव्स्की। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने ही रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की यदि बात की जाए बच्चों तो आप सब लोग जानते हैं कि मेनली 4 रक्त समूह होते हैं। जैसे इसमें ओ रक्त समूह होता है बच्चों, ओ होता है, ए बी रक्त समूह होता है बच्चों और ए रक्त समूह होता है और बी रक्त समूह होता है।
आप सब लोग जानते होंगे कि जो ओ रक्त समूह होता है बच्चों, यह सर्वदाता होता है। कौन सा होता है? सर्वदाता होता है। क्लियर बच्चों? एबी की बात की जाए बच्चों तो ये सर्वग्राही होता है। कौन सा होता है? ये सर्वग्राही होता है बच्चों। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सर्वदाता क्यों होता है, ये सर्वग्राही क्यों होता है? बच्चों रक्त समूह में एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीजन होता है बच्चों और एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी होती है बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि जो रक्त समूह जिस नाम से जाना जाता है ए, तो इसमें ए एंटीजन होता है और इसमें बी एंटीबॉडी होता है। बी में यदि बच्चों बात की जाए तो इसमें बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी होता है। सर्वग्राही में बात की जाए बच्चों तो इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। जबकि सर्वदाता की बात की जाए बच्चों तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इसी कारण इसको सर्वदाता कहा जाता है, जिससे कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही एबी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों में दोनों एंटीजन होती हैं। एबी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, जिससे कि किसी भी ग्रुप का अगर आप ब्लड ले लेते हो तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कार्ल एंड स्टीनर है बच्चों। क्लियर है? यदि बात की जाए बच्चों इवानोवास्की ने तो विषाणु की खोज की थी। किसकी? विषाणु या वायरस की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने यदि बच्चों बात की जाए तो इसने बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। क्लियर है बच्चों? बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। और विलियम हार्वे की यदि बात की जाए बच्चों तो इसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 18वां क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, मतलब कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट है GBPAU पंतनगर, ऑप्शन सेकंड है JNKV जबलपुर, ऑप्शन थर्ड है PAU लुधियाना और ऑप्शन 4 है RAU बीकानेर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, पहला GBPAU पंतनगर में ही भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और बच्चों यह 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। यह पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब यह उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर बच्चों? पहले जब 1960 में की गई थी तब यह उत्तर प्रदेश में था। कहां था? उत्तर प्रदेश में था। लेकिन बच्चों वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में। वर्तमान में ये कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड में ये स्थित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, नीली क्रांति किस से संबंधित थी? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों दूध उत्पादन, ऑप्शन सेकंड है कृषि उत्पादन, ऑप्शन थर्ड है मछली उत्पादन और ऑप्शन 4 है बच्चों उर्वरक उत्पादन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन, या हम लोग कह सकते हैं मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? नीली क्रांति मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? दूध उत्पादन की बात की जाए बच्चों तो इससे संबंधित आपको अगर पता हो तो इसे हम लोग कह देते हैं व्हाइट क्रांति या फ्लड ऑपरेशन। क्या कह देते हैं बच्चों? इसको हम लोग फ्लड ऑपरेशन कह देते हैं, या बच्चों इसे सफेद क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन कह देते हैं, या इसको हम लोग सफेद क्रांति कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? फ्लड ऑपरेशन या सफेद क्रांति कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? या हम इसको सफेद क्रांति कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या कह देते हैं? सफेद क्रांति। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों कृषि उत्पादन से तो संबंधित आप सब लोग जानते हो कि हरित क्रांति। कौन सी है बच्चों? हरित क्रांति है। क्लियर है? और यदि बात की जाए बच्चों जो आपकी उर्वरक उत्पादन है तो इससे संबंधित भूरी क्रांति है। कौन सी? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं?
ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मुंबई को, ऑप्शन सेकंड है कानपुर को, ऑप्शन थर्ड है बच्चों अमृतसर और ऑप्शन 4 है लखनऊ। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है कानपुर। किसको कहते हैं हम लोग? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। जबकि बच्चों मुंबई की बात की जाए तो इसे भारत का बॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बॉलीवुड कहते हैं, भारत का बॉलीवुड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा अमृतसर की बात की जाए तो बच्चों इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसे स्वर्ण नगरी या इसे स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं। और बच्चों लखनऊ की बात की जाए तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ के बारे में तो बच्चों बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन फिलहाल यहां इतना ही है कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड है नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन 4 है बच्चों आर्गन। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि वायु और वायुमंडल में क्या अंतर होता है। वायु बच्चों क्या होता है? वायु कुछ नहीं होता बल्कि गैसों के मिश्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों के मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों के मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन जो गैसों का मिश्रण है, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी को वायु के जिस आवरण ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रखा है उसे हम वायुमंडल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वायुमंडल। हम लोग किसे कह देते हैं? वायुमंडल उसे कह देते हैं बच्चों वायु ने पृथ्वी को चारों तरफ से जिस आवरण से घेरा रखा है, चारों तरफ से जिस आवरण से घेर रखा है, जिस आवरण से घेर रखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घेर रखा है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब बच्चों इसमें समझने वाली बात क्या है? ऐसे समझो, हमने मान लिया कि ये वायु है। क्या है? वायु है। और वायु क्या होती है बच्चों? गैसों का मिश्रण होता है। अब इसमें हम लोग अगर बात की जाए तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। हमने मान लिया एक तो ये बना लिया, क्लियर है बच्चों, और एक बच्चों हमने मान लिया इसको, क्लियर है, और एक बच्चों हमने बना लिया इसको। तो आप लोग देखोगे बच्चों इसमें कि इसमें सबसे बड़ा एरिया ये है, तो हमने यहां लिख दिया नाइट्रोजन। क्या लिख दिया बच्चों? नाइट्रोजन। क्लियर है? यहां क्या रख दिया हमने? नाइट्रोजन लिख दिया। इसके बाद यह है छोटा सा, तो हमने यहां लिख दिया ऑक्सीजन। क्या लिख दिया बच्चों? ऑक्सीजन लिख दिया। क्लियर है बच्चों? फिर ये है तो मैंने यहां आप आर्गन लिख दिया। क्या लिख दिया? आर्गन लिख दिया। और ये है तो मैंने CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। बच्चों मैंने 4 गैसों का नाम भले लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें यही पाई जाती हैं। इसमें क्रिप्टॉन, रेडॉन तो एक ऐसी गैस है बच्चों जब भूकंप आता है तो उससे पहले वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन हमें सब समझाना है क्वेश्चन। तो बच्चों नाइट्रोजन जो है ये बच्चों लगभग 78.2% पाई जाती है। कितनी? लगभग 78.2% पाई जाती है। कहीं कहीं आपको ये फिगर में 79 मिल जाता है और ऑक्सीजन 21 मिल जाता है। जब यही दो 100% हो गई तो बाकियों का परसेंट कहां जाएगा? ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन 78.2% होती है बच्चों। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये 20.8% होती है बच्चों। आर्गन की बात की जाए तो 0.95% होती है बच्चों। और CO2 की बात की जाए तो 0.03% होती है बच्चों। क्लियर है? तो आप लोग देखोगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में बच्चों सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन सेकंड है नाइट्रोजन। क्लियर है? नाइट्रोजन बच्चों सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। अब बच्चों अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सबसे ज्यादा जिम्मेदार। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है बच्चों?
तो वो CO2 है। क्लियर बच्चों। और ऑक्सीजन को हम लोग जीवनदायिनी गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग जीवनदायिनी या प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। क्लियर बच्चों। ऑर्गन की बात की जाए तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है। ऑर्गन की यदि बात की जाए बच्चों तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है। क्लियर बच्चों। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी है? CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? यह पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है बुध का, ऑप्शन सेकंड है शुक्र ग्रह का, ऑप्शन सेकंड है शुक्र ग्रह का, ऑप्शन थर्ड है मंगल का, और ऑप्शन 4 है बच्चों बृहस्पति का। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। मेरे प्यारे साथियों बृहस्पति भी सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट या बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। तो मेरे प्यारे साथियों मेरा कहने का मतलब यह कि जो बृहस्पति है इसी का सबसे बड़ा उपग्रह और उसका नाम है उपग्रह का वो बच्चों ज्ञानमीड। क्या है बच्चों? ज्ञानमीड है। क्लियर है। या आपको यह गिनीमीड लिखा मिल जाएगा, ऐसे भी लिखा मिल जाता है गिनीमीड। क्लियर है बच्चों। यही सबसे बड़ा उपग्रह और वो किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति के अन्य ग्रहों की बात की जाए तो बच्चों यूरोपा, कोलिस्ट्रा, ये इस प्रकार के ज्ञानमीड, यूरोपा, कोलिस्ट्रा ये बृहस्पति के ही उपग्रह हैं। अगर बच्चों बात की जाए तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं। क्लियर बच्चों। बुध और शुक्र कैसे ग्रह हैं? जिनका कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर बच्चों। और यदि बात की जाए मंगल की तो मंगल के दो उपग्रह बच्चों, एक है फीबोस और एक है बच्चों डीमोस। और मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप कमेंट में बताएं कि सबसे छोटा इनमें से एक उपग्रह वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चों आपको यह क्लास यदि पसंद आ रही है तो इसे बच्चों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे साल में दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन सेकंड है बच्चों दक्षिणी ध्रुव में, ऑप्शन थर्ड है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन 4 है कर्क रेखा पर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह मान लीजिए कि एक पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है। क्या? एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, हम जिसे 0 अक्षांश कहते हैं, और इसका नाम है बच्चों विषुवत रेखा। क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा। क्लियर है बच्चों। एक बच्चों उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, विषुवत रेखा का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, और बच्चों साउथ का इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो बच्चों यह कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा बच्चों? यह कर्क रेखा है। क्लियर है बच्चों। और ये बच्चों मकर रेखा, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। ये बच्चों 23.5 अक्षांश पर है। ये कितने अक्षांश पर है? 23.5 अक्षांश पर। ये भी दक्षिण में या साउथ में 23.5 अक्षांश पर है। ये बच्चों ध्रुव होते हैं, ये 90 डिग्री और ये इधर 90 डिग्री। ये बच्चों उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है बच्चों। और ये बच्चों दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो होगा जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। मान लीजिए ये सन है, ये सन है, सूर्य की किरणें जहां लंबवत पड़ती हैं बच्चों वहां पर ही क्या होगा? सबसे जो दिन और रात हैं वो हमेशा या वर्ष भर बराबर रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर तो 6-6 महीने के भी दिन रात होते हैं, 6-6 महीने के दिन रात होते हैं दोनों पर ही। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। सूर्य की किरणें वर्ष भर विषुवत रेखा पर ही लंबवत पड़ती हैं और इस कारण यहां पर दिन और रात बराबर रहते हैं पूरे वर्ष भर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, चीन से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीन से हमारे भारत के किस राज्य की सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों उत्तराखंड, ऑप्शन सेकंड है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन थर्ड है बच्चों लद्दाख और ऑप्शन 4 है बिहार। मैं बता दूं आपको कि चीन से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। किसकी?
5 राज्यों की सीमा लगती है। उसमें सबसे पहले बच्चों उत्तराखंड है। कौन सा है बच्चों? उत्तराखंड है। उसके बाद बच्चों आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है बच्चों? हिमाचल प्रदेश है बच्चों। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है बच्चों। इसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। और बच्चों इसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या? अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर बात की जाए बच्चों तो ये 5 राज्य चीन से लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है बच्चों, बिहार की सीमा चीन से नहीं लगती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों राजस्थान, ऑप्शन सेकंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है बच्चों मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर बच्चों? और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं पहले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं, यह चौथे नंबर पर है। क्लियर बच्चों? जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों किस नंबर पर है? 4th नंबर पर है। राजस्थान सबसे बड़ा, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है 26वां है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सेकंड है रेगुर मृदा, ऑप्शन थर्ड है बच्चों लाल मृदा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा बच्चों और भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? यह अगर बात की जाए तो कहीं कहीं तो आपको ये मतलब 40 से 46% तक मिलती है। ये भारत में 40 से 46% तक पाई जाती है। कहीं आपको 43% लिखा मिल जाएगा, कहीं 40% लिखा मिल जाएगा, कहीं 40 मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दें कि 40 से 46% है जो भारत के क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति। तो ऑप्शन फर्स्ट बच्चों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है मिजोरम, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन 4 है बच्चों पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है बच्चों, सबसे अधिक पाई जाती है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो मिजोरम में बच्चों सबसे कम पाई जाती है। सबसे कम अनुसूचित जाति कहां पाई जाती है? तो मिजोरम में। सबसे कम अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति मिजोरम में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? सबसे कम अनुसूचित जाति मिजोरम में पाई जाती है। पंजाब की बात की जाए बच्चों तो सबसे अधिक प्रतिशत, सबसे अधिक अनुसूचित जाति, सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य है। सबसे क्लियर बच्चों? सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। क्लियर है बच्चों? और सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन यदि प्रतिशतता की बात पूछी जाए तो सबसे अधिक प्रतिशतता अनुसूचित जाति की पंजाब राज्य में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि वाला शीर्ष जिला कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार? आप सब लोगों को पता है कि 2011 की जनगणना के बाद अभी तक कोई और जनगणना नहीं हुई है। तो जितने भी डेटा पूछे जाते हैं, जितने भी आंकड़े पूछे जाते हैं बच्चों, वो सारे 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सेकंड है बच्चों गाजियाबाद, ऑप्शन थर्ड है कानपुर और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई थी। मतलब दशकीय वृद्धि का यह होता है कि 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी बच्चों? तो वो गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। उस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है बच्चों। यदि बात की जाए कानपुर में तो यहां कानपुर में सबसे कम वृद्धि दर रही थी। क्या रहा था? कानपुर में सबसे कम वृद्धि दर रही थी। क्लियर है बच्चों? सबसे कम वृद्धि दर कहां रही थी?
कानपुर में रही थी और गाजियाबाद तो दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला था। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है और ये क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आपके सामने। रागनी किस राज्य का लोकगीत है? रागनी किस राज्य का लोकगीत है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों हरियाणा, ऑप्शन सेकंड है बच्चों असम, ऑप्शन थर्ड है बच्चों महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 है बच्चों पंजाब। क्लियर है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है बच्चों। और अगर बात की जाए तो असम का बच्चों बिहू है, सबसे फेमस है बिहू। कई हैं असम के तो बच्चों, कई हैं। बिहू है, उसके अलावा भोर है, उसके अलावा बंगुरम्बा है, उसके अलावा सत्रिया, बहुत सारे। महाराष्ट्र की बात की जाए बच्चों तो महाराष्ट्र का लावनी है। कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र का लावनी है। क्लियर है। और पंजाब की बात की जाए बच्चों तो यहाँ का भांगड़ा। क्या? भांगड़ा यहाँ का फेमस है। क्लियर बच्चों। भांगड़ा यहाँ का फेमस लोकगीत है। क्लियर है बच्चों। लोकगीत नहीं बच्चों, लोकगीत है। कहां का? रागनी किस राज्य का फेमस लोकगीत है बच्चों? तो बिहू असम का, महाराष्ट्र का लावड़ी और पंजाब का भांगड़ा और जेम, ये प्रकार हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। समसपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है संत कबीर नगर बच्चों, ऑप्शन सेकंड है रायबरेली, ऑप्शन थर्ड है बच्चों गोंडा और ऑप्शन 4 है बच्चों बलिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बच्चों वो है आपका समसपुरी का रायबरेली। क्लियर है बच्चों। क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर जो है वो है बच्चों कौन सा है? रायबरेली है। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए बच्चों तो इसमें संत कबीर नगर की बात की जाए तो यहां पर बच्चों बहुत फेमस पश्चिम बिहार है जिसका नाम है बखीरा। क्या नाम है इसका बच्चों? बखीरा पश्चिम बिहार। क्लियर है। बखीरा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो वो बच्चों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। रायबरेली में बच्चों समसपुर हो गया। गोंडा की बात की जाए बच्चों तो गोंडा में अगर बात की जाए तो यहां पर है गोंडा का है बच्चों पार्वती अरंग। कौन सा बच्चों? पार्वती अरंग गोंडा में। कहां पर है? पार्वती अरंग पश्चिम बिहार बच्चों। पार्वती अरंग पश्चिम बिहार कहां पर है बच्चों? तो यह गोंडा में है। क्लियर है बच्चों। और यदि बात की जाए बलिया में बच्चों तो बलिया में सुरहाताल बच्चों। बलिया में कौन सा है? सुरहाताल। सुरहाताल पश्चिम बिहार। क्लियर है बच्चों। सुरहाताल पश्चिम बिहार। मेरे प्यारे बच्चों इस पश्चिम बिहार का एक अन्य नाम और है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लियर है बच्चों। और यह क्लास यदि आपको पसंद आ रही है बच्चों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है और यह क्वेश्चन 31वां है। क्रस्ट तथा मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं बच्चों। डिसकंटिन्यूटी कहते हैं असंबद्धता को। ऑप्शन फर्स्ट है मोह असंबद्धता, ऑप्शन सेकंड है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ऑप्शन थर्ड है बच्चों लेहमैन असंबद्धता, ऑप्शन 4 है बच्चों रिपीटी असंबद्धता। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले आप लोग यहां देखिए कि यहां पर मैंने मान लीजिए कि यह पृथ्वी की एक परत ले ली। मैंने क्या ले ली? पृथ्वी की एक परत ले ली। ऐसे समझो कि ये पृथ्वी थी। क्या थी? ये पृथ्वी थी और ये केंद्र था। तो मैंने ये जो हिस्सा है आपके सामने रख लिया। कहने का मतलब यह है कि यहां से हम अंदर जाएंगे और हम लोग देखेंगे। तो मैंने ये हिस्सा रख लिया आपके सामने। अब क्या किया? इस हिस्से को रखने के बाद बच्चों मैंने एक ये बना दिया और बच्चों एक ये बना दिया। मैंने बच्चों यहां इसका नाम रख दिया क्रस्ट। क्या रख दिया? क्रस्ट रख दिया बच्चों। इसका नाम बच्चों मैंने मेंटल रख दिया। क्या रख दिया? मेंटल रख दिया बच्चों। और इसका नाम कोर रख दिया या क्रोड कह सकते हैं। कोर या इसको हम लोग क्रोड भी कह सकते हैं। कोर या क्रोड। अब बच्चों अगर बात की जाए इसकी तो इसमें हम लोगों को और एक चीज देखनी है। अब क्या देखना है? क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के मध्य की असंबद्धता की बात की जाए बच्चों तो इसके मध्य की जो असंबद्धता होती है उसे हम लोग कहते हैं मोह असंबद्धता। क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। मोह एक भूगोलविद्ता थे,
उन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने बताया कि जो यहां तक क्रस्ट में पाया जाता है उसके बाद अब अलग प्रकार के तत्व या एलिमेंट पाए जाते हैं और इन दोनों के संक्रमण फेज को इन्होंने असंबद्धता नाम दे दिया। मेंटल और कोर, मेंटल और कोर के मध्य की जो असंबद्धता थी उसका नाम था बच्चों गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या थी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या थी बच्चों? गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य की हो गई और मेंटल और कोर के मध्य की हो गई गुटेनबर्ग। अब क्या हुआ? अब हुआ बच्चों कि इनके मध्य भी एक डिसाइड किया गया। इनके मध्य भी, जैसे ये क्रस्ट है बच्चों, क्रस्ट के अपर क्रस्ट कर दिया गया, इसको लोअर कर दिया गया। ऐसे मेंटल में बच्चों अपर कर दिया गया, इसको लोअर कर दिया गया। ऐसे इसको बच्चों अपर कर दिया गया और इसको लोअर कर दिया गया। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य की थी उस असंबद्धता का नाम था बच्चों केनार्ड असंबद्धता। क्या था? उसका नाम था केनार्ड असंबद्धता। क्लियर है बच्चों? क्या था? केनार्ड असंबद्धता। बच्चों मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल के मध्य की जो असंबद्धता थी इसका नाम रखा गया था बच्चों रिपीटी असंबद्धता। क्या रखा गया था? रिपीटी असंबद्धता। क्लियर है बच्चों? रिपीटी असंबद्धता। अब अगर बच्चों बात की जाए तो अपर कोर और लोअर कोर, अपर कोर और लोअर कोर के मध्य की जो असंबद्धता थी बच्चों इसका नाम था लेहमैन असंबद्धता। क्या था? लेहमैन असंबद्धता। क्लियर है बच्चों? लेहमैन असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। अरे सॉरी, इसका आंसर नहीं बताया मैंने अभी। ये आंसर आपकी बात की जाए बच्चों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्रस्ट और मेंटल के मध्य के जो असंबद्धता थी फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोह असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है और क्वेश्चन है 32। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस एक्ट के तहत हुई थी? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस एक्ट के तहत हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सेकंड है भारत शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन थर्ड है बच्चों माले मिंटो एक्ट 1909 और ऑप्शन 4 है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मालो मिंटो एक्ट। मालो मिंटो एक्ट के तहत बच्चों मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई थी। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बच्चों तो इसके तहत बच्चों केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। क्या हुई थी? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। क्लियर है बच्चों? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी जबकि प्रांतों में खत्म की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात की जाए बच्चों तो यहां पर राज्यों में द्वैध व्यवस्था की गई थी। क्लियर है बच्चों? राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 33 क्वेश्चन है बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सेकंड है संसद, ऑप्शन थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन 4 है बच्चों प्रधानमंत्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन थर्ड सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर बच्चों? ऑप्शन थर्ड सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों याद रखना हमेशा कि राष्ट्रपति के जो चुनावों का आयोजन, चुनाव कौन कराता है? तो जो चुनाव कराता है वो तो निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? चुनाव जो कराता है बच्चों वो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। जबकि यदि बात की जाए बच्चों यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, चुनाव से संबंधित यदि विवाद है बच्चों तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय कराता है और यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित यदि चुनाव होते और उनसे संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है झावेरी बहनें भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मणिपुर, ऑप्शन सेकंड है असम,
ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, ऑप्शन फोर है तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है मणिपुर। कौन सा बच्चों? ऑप्शन फोर है मणिपुर, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट है मणिपुर। जो झावेरी बहनें बच्चों ये कितनी है? चार हैं। कितनी बहनें? चार हैं जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इनके नाम की बात की जाए बच्चों तो एक है रंजना, एक है बच्चों रंजना, एक है बच्चों नयना, एक है बच्चों नयना, एक है बच्चों दर्शना, एक है बच्चों कौन सी? दर्शना है बच्चों, और एक है आपकी बच्चों सुपर्णा। कौन सी है बच्चों? सुपर्णा। क्लियर है बच्चों? चार हैं जो ये झावेरी बहन जिन्हें कहा जाता है वो चार है, एक रंजना, एक नयना, एक दर्शना और एक सुपर्णा। जो बच्चों ये चारों हैं वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, बंगुरंबा किस राज्य का नृत्य है? बंगुरंबा किस राज्य का नृत्य है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक का, ऑप्शन सेकंड है बच्चों असम का, ऑप्शन थर्ड है केरल का और ऑप्शन फोर है बच्चों हिमाचल प्रदेश का। तो बंगुरंबा बहुत फेमस नृत्य बच्चों असम का। क्लियर है बच्चों? असम की यदि बात की जाए बच्चों तो असम के कुछ और नृत्य हैं जैसे बिहू। कौन सा है बच्चों? बिहू काफी फेमस है बच्चों। उसके अलावा बच्चों भोर नृत्य है बच्चों। कौन सा है? भोर नृत्य बच्चों। उसके अलावा बच्चों सत्रिया नृत्य। कौन सा बच्चों? सत्रिया नृत्य। ये कुछ फेमस नृत्य हैं, बिहू, भोर, सत्रिया, बंगुरंबा, जो असम के बच्चों कौन से नृत्य हैं? ये लोक नृत्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है 36, भारतीय रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों एक बार, ऑप्शन सेकंड है दो बार, ऑप्शन थर्ड है बच्चों तीन बार, ऑप्शन फोर है चार बार। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो अवमूल्यन होता क्या है? अवमूल्यन की बात की जाए बच्चों तो अवमूल्यन होता है जानबूझकर 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 पैसे या रुपए की वैल्यू डाउन कर दी जाए, रुपए की वैल्यू कम कर दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कम कर दी जाए उसे हम लोग कहते हैं अवमूल्यन। क्लियर है बच्चों? अवमूल्यन हम किसे कहते हैं? जानबूझकर रुपए की वैल्यू कम कर दी जाए। वैल्यू कैसे कम होती है बच्चों? जैसे एक रुपए की मान लो कि आज चार टॉफी आ सकती है। कितनी? एक रुपए की चार टॉफी आ रही थी पहले, लेकिन यदि अवमूल्यन कर दिया गया, यदि अवमूल्यन कर दिया गया बच्चों तो अवमूल्यन से क्या होता है कि अवमूल्यन से पहले तो एक रुपए की चार टॉफी आ रही थी, अब क्या होगा? एक रुपए की तीन टॉफी आएंगी। रुपया तो जो ये वस्तु थी बच्चों इसकी कीमत नहीं बढ़ी थी, इस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी थी, बल्कि रुपए की वैल्यू डाउन हो गई थी। क्या हो गया था? रुपए की वैल्यू डाउन हो गई थी अवमूल्यन होने के कारण। इसलिए एक रुपए की पहले चार वस्तु आ रही थी, अब तीन वस्तु आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब कब हुआ है? तो सबसे पहले 1949 में हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहले 1949 में हुआ, फिर बच्चों 1966 में हुआ और फिर बच्चों 1991 में हुआ। अब तक तीन बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, तीन बार। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काफी फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों बर्नियर, ऑप्शन सेकंड है ट्रेविनियर, ऑप्शन थर्ड है बच्चों निकोल कॉन्टी और ऑप्शन फोर है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बर्नियर ने ही, यह फ्रांसीसी, ये पहले चिकित्सक भी था बच्चों और यह आप लोग यात्री भी है, चिकित्सक भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बर्नियर है। और बच्चों अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बच्चों 37 क्वेश्चन है, लास्ट में 38 है और मैं ये आपसे दावा भी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद भी है कि यदि आप इस क्लास को कंटिन्यूटी रख पाते हो तो आप अपने एग्जाम में जीएस के हूबहू यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? और बच्चों इस क्वेश्चन के बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपके सामने, पृथ्वी पर
सबसे पुराना जीव कौन सा था? ये कौन सा था या है, अब भी है, पाए जाते हैं ये जीव। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों यूग्लिना, ऑप्शन सेकंड है अमीबा, ऑप्शन थर्ड है कवक और ऑप्शन फोर है हरित नील शैवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है हरित नील शैवाल। क्लियर है बच्चों? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय राम।